नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी ललन टॉप शो। और शो फिर से घर के मोर्चे पर लौट आया। हमें लगा कि जब तक ज़रूरी ना हो तब तक बाहर ना निकला जाए। हम लगभग 1.5 महीना घर पर रहे, फिर ज़रूरत लगी तो दफ्तर गए और अब लगा कि घर पर ही सब इंतज़ाम हो गए हैं, काम प्रभावित नहीं होगा, आप तक निरंतर पहुंचते रहेंगे। तो एक बार फिर से घर के मोर्चे पर कंधे साध कर बैठ गए हैं आपकी सेवा में। आज का शो शुरू करते हैं। आज शो में आपको विस्तार से बताएंगे चीन के साथ सीमा विवाद के बाद जो दूसरे विवाद उपज रहे हैं उनके बारे में, उस पुराने नारे के बारे में जो नए सिरे से जोर पकड़ रहा है। चीन के सामान का बहिष्कार करो, ऐप अनइंस्टॉल करो, टीवी मत लो, फ़ोन मत लो, वो सब चीज़ें जो मेड इन चाइना है। इस विवाद को हम सीमा से अर्थशास्त्र और व्यापार की दुनिया में ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। ये चीन को जवाब देने का नया मोर्चा बताया जा रहा है, लेकिन क्या ये मुमकिन है एक ग्लोबल इकोनॉमी में? इस पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले दिन का ये वीडियो देखिए। ये विलाप है, मृत्यु के बाद का विलाप। सफ़ेद कफन से ढकी लाश राजकुमार नाम के एक शख्स की है। यूपी के बांदा ज़िले में अतर्रा तहसील, वहाँ पर एक गांव है खमौरा, यहीं रहते थे राजकुमार। 1 जून को मृत्यु हो गई। बांदा बुंदेलखंड में, बुंदेलखंड अति पिछड़ा इलाका, उसका भी ये अति गरीब परिवार। यहाँ से भूख से मौत के मामले सामने आते रहते हैं, इसलिए राजकुमार की मौत पर सवाल उठाए गए। सवाल उठे तो जवाब बांदा के जिला मजिस्ट्रेट ने दिया अपने आधिकारिक हैंडल पर। क्या लिखा डीएम ने? मृतक की पत्नी अंत्योदय राशन कार्ड धारक हैं। 1 अप्रैल 2020 को इन्हें 20 किलो गेहूं और 15 किलो चावल मिला। 17 अप्रैल 2020 को इन्हें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 5 किलो चावल मिला। 6 मई 2020 को इन्हें 20 किलो गेहूं और 15 किलो चावल मिला और फिर 18 मई को इन्हें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 5 किलो चावल और 1 किलो चना भी मिला। ये सारी सामग्री निःशुल्क दी गई। आप कहेंगे ये क्यों इतने ब्यौरे दे रहे हो? मैं कहूँगा आपको पता होना चाहिए कि सरकार के खाते में गरीबों के लिए कितना अन्न निकासी की शक्ल देखता है। खातों की बात हो गई, जानकारी आपने डीएम के द्वारा दी गई सुन ली। इस जानकारी में यह भी दावा था कि राजकुमार की मौत बीमारी से हुई, भूख के चलते नहीं। भूख से मौत होने पर अक्सर प्रेस और प्रशासन के बीच इस तरह की बहस होती है। देश में किसी भी कोने का प्रशासन हो, यही कहता है हमने किसी को भूख से नहीं मरने दिया, ये तो बीमारी से मर गए। लेकिन यहाँ बात सिर्फ 2 पक्षों के दावे की नहीं है। अपनी मौत से 1 हफ्ते पहले राजकुमार से समाचार चैनल इंडिया टुडे ने बात की थी। सुनिए उन्होंने क्या कहा था। क्या नाम है आपका और क्या समस्या है? राजकुमार नाम का। क्या दिक्कत है? दिक्कत यही है, लॉकडाउन लगा हुआ है, न कहीं जा पा रहे हैं, न दवाई नहीं करा पा रहे हैं, भूखे मर रहे हैं 4 दिन से। ये परेशानी है सब। कब से नहीं खाना खाया? 4 दिन हो गया साहब। घर में कुछ नहीं है? कुछ नहीं है, न खेती न पाती, तो कहाँ से आएगा अल्लाह? कोई मदद नहीं कर रहा है? कौन मदद धरी है? कोटेदार राशन नहीं दे रहा? कोटेदार 5 किलो देता है। अब वो परिवार में कितने लोग हैं? 7 आदमी हैं परिवार में, सब उसमें मिलता है 35 को 5 किलो दे रहा है। अब 1 हफ्ते पुराने इस वीडियो में राजकुमार के शिकायत हो चुके हैं। शिकायत कर रहे हैं कि कोटेदार पूरा राशन नहीं देता, 5-5 किलो चावल थमा देता है। लॉकडाउन है तो कहीं जा नहीं पा रहे। खटिया पर लेटे राजकुमार को देखकर कतई नहीं लगता कि उनके परिवार ने 1 अप्रैल के बाद से वो 81 किलो अनाज खा लिया है, जिसे मुहैया कराने का दावा जिला प्रशासन कर रहा है। किसी इलाके में भूख से मौत हुई हो और जिम्मेदारी तय हुई हो, इसका उदाहरण दिया लेकर ढूंढने से भी शायद ही मिले। अजीब विडंबना है ना। एक गरीब की मौत हुई, उस गरीब की जो तब से आखिरी छोर पर खड़ा है जब से गांधी जी ने अपना जंतर दिया। गरीबी हटाने के वादे हुए, सरकारें आई, सरकारें गई, लेकिन वो नहीं हटी। अब सरकारें गरीबी हटाने को लेकर उतना पैशन नहीं दिखाती।
वो राशन देने का दावा करती हैं, बीमारी का मुफ्त इलाज करती हैं। बांदा प्रशासन चाहे तो अपनी बातों को तथ्य बताकर ट्वीट करता रहे। वो इस बात को नहीं नकार सकता कि राजकुमार भूख से मरे तो भी प्रशासन की जिम्मेदारी थी और बीमारी से मरे तो भी प्रशासन की जिम्मेदारी थी। वैसे यूपी का जिक्र हुआ है तो एक अपडेट और दे देते हैं आपको। लॉकडाउन के 5वें चरण के लिए यूपी सरकार ने जो निर्देश दिए हैं उनके मुताबिक बगैर राशन कार्ड वालों को खाद्यान्न और 1000 रुपये की सहायता दी जाएगी। ये योगी आदित्यनाथ सरकार का अच्छा फैसला है, लेकिन उम्मीद और आशंका के साथ। उम्मीद ये कि फैसला अच्छे से लागू हो, आशंका ये कि जो सरकारी तंत्र है वो इस फैसले को अक्षरशः ग्रास रूट लेवल पे कैसे इम्प्लीमेंट करेगा, कितना करेगा। अब बढ़ते हैं दिन की सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी कोरोना से जुड़े आंकड़े। दुनिया भर की बात करते हैं। कुल मामले 61,70,000, ठीक हुए 26,42,000, मौतें 3,72,000। ये राउंड फिगर है, यानी कि मोटा माटी आंकड़ा। लेकिन भारत के मामले में आपको एक्यूरेट आंकड़ा देंगे। कई लोग शिकायत करते हैं कि आपके आंकड़े कुछ पुराने होते हैं। हमारी कोशिश होती है कि बिल्कुल जो सरकारी एजेंसीज के द्वारा रिलीज़ किए गए हैं बिल्कुल दुरुस्त आंकड़े हैं वही दिए, कोई कन्फ्यूजन ना रहे। भारत की बात कर रहे हैं। कुल मामले 1,90,535, ठीक हुए 91,819, मौत का आंकड़ा 5,000 को पार कर चुका है, ये है 5,394। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 230 मौतें हुई। टेस्ट कितने हुए? 1,01,80। नए मामले आए 8,392 और ठीक हुए 4,835। 29 मई को यानी कि पिछले शुक्रवार को अपने बुलेटिन में हमने आपको बताया था कि भारत तुर्की को पीछे कर अब 9वें नंबर पर आ गया है कोविड-19 के मामले में। 1 जून के आंकड़ों के मुताबिक अब भारत दुनिया का 7वां सबसे प्रभावित देश है। एक अपडेट और है। समाचार एजेंसी पीटीआई उसने आज अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर लिखा कि भारत में आबादी के बड़े हिस्सों के बीच कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो चुका है, यानी समुदाय के स्तर पर संक्रमण, जहां आप ट्रेस नहीं कर पाते कि संक्रमण किससे आया। कम्युनिटी ट्रांसमिशन संक्रमण का तीसरा चरण होता है। पता नहीं चलता बीमारी किससे किसको मिली और संक्रमण के बेकाबू होने का खतरा भी रहता है क्योंकि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग नहीं हो पाती। पीटीआई ने ये बात कैसे कही? पीटीआई ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स और आईसीएमआर के जो कोविड-19 रिसर्च ग्रुप से जुड़े विशेषज्ञ हैं उनके हवाले से ये दावा किया है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि आईसीएमआर ये भारत में कोरोना से लड़ाई में सबसे आगे है, नियामक एजेंसी है। दिल्ली में आईसीएमआर के दफ्तर को सैनिटाइज किया जा रहा है। अब ये हम आईसीएमआर के दफ्तर की बात क्यों कह रहे हैं? क्योंकि रविवार को यहाँ पर भी एक वैज्ञानिक की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। ये साइंटिस्ट मुंबई में आईसीएमआर के नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन रिप्रोडक्टिव हेल्थ के साथ काम करते हैं और हाल ही में दिल्ली आए थे। दूसरी सुर्खी कैबिनेट की बैठक से जुड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कैबिनेट के साथ बैठक की। इसमें कृषि और रेहड़ी पटरी पर दुकान लगाने वाले श्रमिकों के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। पहला फैसला, किसान ऋण चुकाने की अवधि 31 अगस्त तक बढ़ाई गई है। ये ऋण 9% ब्याज पर लिया जाता है, 2% की सरकारी छूट भी मिलती है और समय से चुका दें तो 3% की और छूट मिलती है। ये जो 31 अगस्त तक मियाद बढ़ाई गई है ये पहले 31 मई तक थी। दूसरा फैसला, खरीफ की 14 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी भी बढ़ाया जा रहा है। न्यूनतम समर्थन मूल्य वो पैसा होता है जिस दर पर सरकार किसानों से सीधे उनकी फसल खरीदती है। सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर उन्होंने दावा किया है कि अब सरकार फसल की लागत से 1.5 गुना पर खरीद करेगी। तीसरा फैसला, सरकार ने स्ट्रीट वेंडर्स यानी कि जो रेहड़ी वाले लोग हैं जो गली कूचों में घूमकर या एक जगह अस्थायी ठिकाना बनाकर दुकानदारी करते हैं उनके लिए एक नई योजना शुरू की है। इसका नाम प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि है। इसके तहत रेहड़ी पटरी वालों को 10,000 रुपये का लोन दिया जाएगा। इसे 1 साल में चुकाना होगा। समय पर लोन चुका दिया तो 7% ब्याज पर सरकार सब्सिडी देगी। अगर कोई पैसा नहीं भी चुका पाता है तो उसके लिए कोई दंड नहीं होगा। एक फैसला उद्योग धंधों से जुड़ा हुआ है। गहरे संकट से जूझ रहा एमएसएमई सेक्टर, इसको राहत देने के लिए सरकार ने अपनी परिभाषाओं में बदलाव किया है। क्या बदलाव है? क्या है नई परिभाषा? सूक्ष्म उद्योग यानी कि माइक्रो इंडस्ट्रीज, इनमें 1 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हो और 5 करोड़ रुपए तक का कारोबार हो। स्मॉल इंडस्ट्री यानी कि 10 करोड़ का निवेश और 50 करोड़ का कारोबार। और मीडियम इंडस्ट्री यानी कि 50 करोड़ का निवेश और 250 करोड़ का कारोबार। ये नए पैमाने हैं। इसके अलावा एमएसएमई को आर्थिक सहायता के लिए राहत पैकेज भी जारी किया गया है जिसके बारे में पहले भी ऐलान हुआ था।
इसके अलावा पिछले दिनों नागरिक उड्डयन मंत्रालय की तरफ से एक बयान आया था, उस पर अपडेट है। इस बयान की चर्चा भी हुई थी। खुद हरदीप सिंह पुरी, माननीय मंत्री जी, उन्होंने कहा था कि फ्लाइट्स में बीच वाली सीट खाली छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा कर भी लेंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग ठीक से नहीं हो पाएगी। लेकिन अब डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA, उनकी तरफ से नई गाइडलाइंस आई हैं जो 3 जून से लागू होंगी। इनके मुताबिक अगर पैसेंजर लोड और सीट कैपेसिटी का हिसाब ठीक बैठा तो बीच वाली सीट खाली छोड़ी जाएगी। अगर यात्रियों की संख्या ज़्यादा है और बीच वाली सीट पर किसी को बिठाना ही पड़ेगा तो उसको एक चोंगा पहनाया जाएगा, सच्ची मुच्ची का। इस रैप अराउंड गाउन को जो मेडिकल की परिभाषाएं हैं और जो सावधानियां उनके अनुरूप बनाया जाएगा। इसका मटेरियल वही होना चाहिए जैसा कपड़ा मंत्रालय की गाइडलाइंस में बताया गया है। अगर एक ही फैमिली के लोग हैं तो गुइयां बज्जू बन सकते हैं, यानी कि अगल बगल बैठ सकते हैं बीच वाली सीट समेत। ये तो हो गई सुर्खियां। अब बढ़ते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ। चीन को जवाब, सेना देगी बुलेट से, नागरिक देंगे वॉलेट से। ये मुहिम सोशल मीडिया पर जोर पकड़ रही है। चीन के मोबाइल ऐप्स को अनइंस्टॉल करने वाला अभियान कई दिनों से चल रहा है, लेकिन 2 दिन पहले इस अभियान को एक मजबूत आवाज़ मिली, सोनम वांगचुक की। लद्दाख के रहने वाले सोनम वांगचुक, जिनसे प्रेरित किरदार पर ब्लॉकबस्टर फिल्म बनी आमिर खान की 3 इडियट्स। क्या कहा सोनम वांगचुक ने, सुनिए ये वीडियो। देखिए, सरकारों के बंदिशें होती हैं, प्रोटोकॉल्स होती हैं, व्यापार बहुतरफा होती हैं, तो इसलिए सरकार के लिए शुरू में मुश्किल हो सकता है। मगर अगर जनता करे, जनता की अपनी मर्जी है, चॉइस है, कस्टमर इज़ द किंग, तो कोई दुनिया की ताकत उसे पूछ नहीं सकती कि आप ये क्यों नहीं खरीद रहे हैं, वो क्यों खरीद रहे हैं। वैसे भी हम सरकार के लिए क्यों इंतज़ार करें। जब लोग कुछ करने लगे तो सरकार वैसी ही नीतियां बनाती हैं जो लोगों की, जनता की मूड होती है। अमेरिकी राष्ट्रपति कैनेडी ने कहा था, आस्क नॉट व्हाट द कंट्री कैन डू फॉर यू, आस्क व्हाट यू कैन डू फॉर योर कंट्री। क्या ये व्यावहारिक या संभव भी है कि हम चीन जैसे बड़े देश के सामान को बॉयकॉट कर सकें। जब कोई देश या कोई तंत्र अत्याचार करे, ज्यादती करे, वो हद से बढ़ जाए, तो मुमकिन क्यों नहीं। सोनम वांगचुक के अलावा बाबा रामदेव और कुछ फिल्म कलाकार भी इस मुहिम में शामिल हैं। सोशल मीडिया पर लगातार कैंपेन चल रहा है, लेकिन क्या इस तरीके से हम चीन को नुकसान पहुंचा पाएंगे? क्या बायकॉट चीन वाला अभियान चलाकर हम चीन को झुकने पर मजबूर कर पाएंगे? बड़ी खबर में आज इन्हीं सवालों का जवाब तलाशेंगे। सबसे पहले तो भारत और चीन का कारोबार समझते हैं। दोनों देशों के बीच साल 2019 में 7,000 अरब रुपए का कारोबार हुआ। इसमें से 5,625 अरब रुपए का सामान चीन ने भारत को बेचा, यानी हमने आयात किया, और सिर्फ 1,350 अरब रुपए का सामान भारत ने चीन को बेचा। यानी जितना हम चीन को बेचते हैं उसका 4 गुना चीन हमें बेचता है। हमारे आयात और निर्यात में 4,275 अरब रुपए का फ़र्क है। इस फ़र्क को ट्रेड डेफिसिट कहते हैं, यानी कि व्यापारी घाटा। और व्यापारी घाटा किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदायक होता है। कहने का मतलब ये है कि चीन का सामान हम बहुत ज़्यादा खरीदते हैं, आयात कम करें, इसकी ज़रूरत हमारी अर्थव्यवस्था को बिला शक है। लेकिन क्या इसका तरीका वो हो सकता है जो सोनम वांगचुक बता रहे हैं, या हर बार किसी मुद्दे को लेकर जो कुछ लोगों की चीन के खिलाफ एक क्लैरियन कॉल होती है, सामान का बॉयकॉट करो? ऐसा पिछले 3-4 सालों में कई बार हो चुका है। आपको याद होगा जब आतंकवादी मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट लिस्ट में शामिल करने की भारत की मांग पर चीन ने UN में अड़ंगा डाला था। उसके बाद भी भारत में चीन के सामान को बॉयकॉट करने की लहर चल पड़ी थी, और तब भी इसमें सिर्फ आम लोग नहीं थे, राजनेता भी थे, फिल्म स्टार भी थे। अभी तक इस तरह की मुहिम का क्या असर हुआ हमें ज़्यादा नहीं पता। आंकड़ों पर बात कर लेते हैं, लेकिन क्योंकि ये लहर नए सिरे से शुरू हुई है, जिसमें पहले ऐप अनइंस्टॉल करो, फिर साल भर में हार्डवेयर ख़रीदना बंद करो, चीनी मोबाइल ऐप की एक लिस्ट को सर्कुलेट करो व्हाट्सएप के ज़रिए, और लोगों को बताओ कि इनका इस्तेमाल नहीं करना है। और इस लिस्ट में क्या है? टिकटॉक, शेयरइट और जूम जैसी ऐप। इनकी मालिक चीनी कंपनियां हैं, और इसी के आधार पर अनइंस्टॉलेशन का काम चल रहा है। सबसे ज़्यादा चपेट में आया टिकटॉक। लेकिन क्या इससे चीन को नुकसान होगा? जवाब है ज़रूर होगा। टिकटॉक का ही उदाहरण लेते हैं। टिकटॉक भारत में बहुत पॉपुलर है। पिछले साल की तीसरी तिमाही में भारत से टिकटॉक ने 25 करोड़ रुपए कमाए। अब ये कमाई टिकटॉक इस साल के जुलाई सितंबर वाली तिमाही में 100 करोड़ पर ले जाने का लक्ष्य रख रहा है।
अगर टिकटॉक अनइंस्टॉल होगा तो ये कमाई जाहिर सी बात है घटेगी। ऐसी बातें बाकी ऐप के लिए भी लागू होती हैं, लेकिन ये 100 करोड़ का नुकसान भारत चीन के बीच व्यापार वाले आंकड़ों की तुलना में कितना है, इसके लिए आपको गणितज्ञ होने की ज़रूरत नहीं। फिर टिकटॉक ऐसा मोबाइल ऐप है जिसके बिना काम चल सकता है। भारतीयों को इन ऐप्स का विकल्प भी मिल सकता है। ये कोई ऐसी चीज़ें नहीं जिनके बिना हम न रह पाएँ, लेकिन दिक्कत ये है कि जिन मोबाइल फ़ोन में ये ऐप चलते हैं वो भी चीन से आते हैं। चीन के सस्ते मोबाइल फ़ोन का क्या बायकॉट हो पाएगा? असली सवाल ये है। अप्रैल 2017 और जनवरी 2018 के बीच भारत ने चीन से 975 अरब रुपए के टेलीकॉम इंस्ट्रूमेंट मतलब मोबाइल फ़ोन और बाकी चीज़ें खरीदी हैं। अगले साल यानी कि अप्रैल 2018 और जनवरी 2019 के बीच ये गिरकर 500 अरब रुपए हुआ। यानी पिछले कुछ वर्षों में भारत ने चीन से मोबाइल खरीदने कम किए हैं और इसका असर भारत और चीन के कारोबार पर भी पड़ा है। 2018 के मुकाबले 2019 में भारत ने चीन से 75 अरब रुपए का आयात कम किया। अब कोई कह सकता है कि इसकी वजह से बाइकॉट चीन वाला अभियान सही हो सकता है या उसकी भी वजह रही हो, उसका भी फर्क रहा हो, असर रहा हो। लेकिन विद्वान कहते हैं, अर्थशास्त्र के जानकार कहते हैं कि ये मुकम्मल वजह नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में भारत में मोबाइल बनाने का काम बढ़ा है, यानी समस्या के साथ ही समाधान है। भारत चीन का बाइकॉट करे तो करे, लेकिन उसको जिन सामानों की ज़रूरत है उनके प्रोडक्शन पर जोर देना होगा। जब आप खुद से वो प्रोड्यूस करने लगेंगे, आत्मनिर्भर हो जाएंगे, तब चीन पर आपकी निर्भरता क्रमशः कम होती जाएगी। तो क्या आगे हम बाइकॉट चीन वाले अभियान में कामयाब हो पाएंगे? ये बात अभी सही नहीं लगती। चीन के सामान का हम बाइकॉट क्यों नहीं कर पा रहे? इसका जवाब इस सवाल में है कि हम खरीदते क्यों हैं। चीन पर हमारी निर्भरता की वजह क्या है? साधारण अर्थशास्त्र है। आप यूँ समझिए, आपके घर के बाहर कपड़ों की दुकान है, लेकिन आप वहाँ से नहीं खरीदते, दूर किसी मॉल में जाते हैं। ऐसा करने की वजह क्या है? हो सकता है कि घर के पास वाली दुकान में आपकी पसंद के अच्छे कपड़े ना हो या फिर महंगे हो। भारत और चीन का कारोबार भी इसी तरह का है। चीन में जो बनता है वो भारत के मुकाबले सस्ता होता है, ज़्यादा कंज्यूमर फ्रेंडली होता है और वो चीज़ें भारत में नहीं बनती, चीन से बनकर आती हैं और भारत के ही कारोबारी वहाँ से लेकर आते हैं क्योंकि उनको ज़्यादा मुनाफा मिलता है, मार्जिन मिलता है। इसलिए जेब के अर्थशास्त्र की बात आती है तो अक्सर लोग राष्ट्रीयता भूल जाते हैं और बाइकॉट वाले अभियानों के बावजूद इसीलिए चीन से सामान खरीदा जाता है। यहाँ हमने आपको सिर्फ एक सेक्टर का विस्तार से उदाहरण दिया, टेलीकॉम। भारत और चीन के बीच जितने भी सेक्टर्स में व्यापार होता है, सब जगह कहानी कमोबेश यही है। उनका सामान सस्ता है, क्वालिटी का है और कुछ चीज़ों के लिए हम चीन पर आश्रित हैं। सिर्फ हम नहीं, पूरी दुनिया। आप पूछ सकते हैं, सरकार चीन के सामान को बैन क्यों नहीं कर देती? जवाब है, अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ इसकी इजाज़त नहीं देती और फिर आयात बैन करना कोई विकल्प भी नहीं है। अर्थव्यवस्था की दुनिया में आत्मनिर्भरता एक जटिल चीज़ है। चीन यहाँ तक किस तेज़ी से पहुँचा, इस पर अलग से बात हो सकती है, लेकिन इसमें उसने दशकों मेहनत की। अगर हमें चीन की राह चलना है, हम उससे कम नहीं हैं, ये बात सही है, लेकिन चीन की राह चलना है, हमको भी एक बड़ा प्रोडक्शन हब बनना है, तो हमें वक्त लगेगा। हम कितना भी जोर लगा लें, आज की दुनिया में हम खुद को एक ताले में बंद नहीं कर सकते, क्योंकि खुद हमारे यहाँ की कई चीज़ें उनकी दुनिया में खपत होती है। जैसे हम IT सेक्टर को अमेरिका से जोड़ते हैं। चीन मैन्युफैक्चरिंग का बादशाह है, उसने भी अमेरिका में अरबों खरबों का निवेश किया है। अमेरिका और चीन का झगड़ा रोज़ सुर्खियां बना रहा है, दोनों में मनमुटाव है, लेकिन दोनों ऐसा कदम उठाने से बचते हैं जिससे सामने वाले से ज़्यादा खुद का नुकसान हो जाए। भारत अगर चीन से व्यापार संबंध खत्म कर ले तो चीन के लिए ये ठीक ठाक नुकसान होगा, लेकिन हमारे लिए फौरी तौर पर कई ज़रूरी चीज़ों की किल्लत हो जाएगी, अलग अलग सेक्टर्स की चीज़ें, या फिर हमें उन्हें महंगे दाम पर कहीं और से लेना होगा। और तब भी संभावना है कि कोई थर्ड पार्टी चीन का माल खरीदे, अपने यहाँ की मोहर लगाए, लेबल लगाए और हमको बेच दे। और शायद यही वजह है कि भारत सरकार कभी अपनी तरफ से इन बातों को हवा नहीं देती। बाकी आत्मनिर्भर होने का काम लगातार चलता रहे, उद्योग धंधों को प्रोत्साहन मिले, तभी ये बाइकॉट का जो नारा है उसके पीछे की जो मंशा है वो शायद पूरी हो पाए। इसलिए इस जटिल चीज़ को विस्तार से समझें। हम भी आपको बीच बीच में अपने तय विद्वानों के मार्फत समझाते रहेंगे। और अगली दफ़ा जब कोई व्हाट्सएप फॉरवर्ड आए कि इसको ऐसा कर दो, वैसा कर दो, तो यूँ हो जाएगा, तो ज़रा उसका विश्लेषण भी करिएगा। अब बात नए लॉकडाउन की। दो अलग अलग नामों की चर्चा है वैसे, लॉकडाउन 5.0 और अनलॉक 1.0। नाम चाहे जो हो, मजमून दोनों का एक ही है। सतर्कता के बीच जनजीवन को सामान्य करने की तरफ एक और कदम पास जाना।
केंद्र सरकार ने 30 मई को जो नई गाइडलाइंस जारी की हैं उनमें लॉकडाउन 30 जून तक बढ़ाने की घोषणा थी। कंटेनमेंट जोन यानी जहां संक्रमित ज़्यादा हैं वहां लॉकडाउन जारी रहेगा। कंटेनमेंट जोन के बाहर 3 फेज़ में लॉकडाउन में छूट मिलेगी। इन 3 फेजेस के बारे में हम आपको जानकारी बताएं उससे पहले ये जान लीजिए कि सरकार ने राज्यों को ये छूट दी है कि वो कंटेनमेंट जोन के बाहर भी पाबंदियां लगा सकते हैं। अब फेज़ की बात, पहला फेज़ 8 जून से, इसमें धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट, हॉस्पिटैलिटी सर्विस से जुड़ी जगहों, इन सबको खोलने की इजाज़त मिलेगी, लेकिन एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के हिसाब से, और ये उन राज्यों का स्वास्थ्य मंत्रालय तय करेगा। इस एसओपी में क्या होगा, एक बार में कितने लोग साथ जा सकते हैं, साफ सफाई का बंदोबस्त कैसा है, जांच वगैरह कैसे होगी। दूसरा फेज़, इसमें स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान वगैरह खोले जाएंगे, लेकिन इस पर फैसला जुलाई 2020 में किया जाएगा स्थिति का आकलन कर। और तीसरा फेज़, इसमें परिस्थितियों का आकलन करके कुछ और सेवाओं को वापस शुरू करने की तारीख दी जाएगी, जैसे अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें, मेट्रो रेल सेवा, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल और दूसरी ऐसी गतिविधियाँ जिसमें बड़ी संख्या में लोग जुटते हैं, मिसाल के लिए सामाजिक, राजनीतिक या सांस्कृतिक कार्यक्रम। इसके अलावा सरकार ने अलग अलग नाइट कर्फ्यू में भी ढील दी है। पहले शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक बाहर निकलने पर पाबंदी थी, अब रात 9 बजे से सुबह 5 बजे के बीच बाहर निकलने की मनाही होगी। अब एक राज्य से दूसरे राज्य जाने में और राज्य के भीतर लोगों और सामान के आने जाने पर कोई पाबंदी नहीं होगी। स्पेशल परमिशन, अप्रूवल, ई परमिट, इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ज़मीन पर इस आदेश का असर तुरंत देखने को नहीं भी मिल सकता है, क्योंकि केंद्र के आदेश के बाद कई राज्यों ने, जो उन्हें केंद्र की तरफ से छूट मिली, उसके आधार पर अपनी अपनी सीमाएं सील करने की घोषणा की। मिसाल के लिए आंध्र प्रदेश, इसने अपनी सीमाएं नहीं खोली। यहाँ ई पास वाली व्यवस्था अगले आदेश तक जारी रहेगी। इसी तरह दिल्ली ने भी सीमाएं 1 हफ्ते के लिए सील कर दी हैं। सिर्फ आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को आने जाने की छूट है। अरविंद केजरीवाल सरकार ने दिल्ली की जनता से बॉर्डर खोलने पर सुझाव मांगे हैं। इसके अलावा पंजाब, कर्नाटक और मध्य प्रदेश ने भी अपने यहाँ लॉकडाउन 30 जून तक बढ़ा दिया है। गोवा केंद्र की दी सारी छूट लागू करने को तैयार है, लेकिन स्टेट बॉर्डर क्रॉस करने की अनुमति यहाँ भी नहीं दी जाएगी। इसी तरह कुछ राज्यों ने पहले फेज़ के तहत धार्मिक स्थलों को मिलने वाली छूट अपने यहाँ लागू करने का फैसला नहीं किया है। इन राज्यों में दिल्ली और राजस्थान है। मतलब साफ है, राज्य संक्रमण से लड़ने की अपनी ताकत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नहीं है, इसलिए पाबंदियां रखना चाहते हैं और बॉर्डर सीलिंग भी। इस सतर्कता की वजह समझी जा सकती है, लेकिन फिर ये सवाल भी पूछा जाएगा कि तैयारी के लिए जो इतने दिन मिले उसमें आपने क्या किया। ढेर सारी गाइडलाइंस का कचूमर जनता के सामने लगातार परोसा जा रहा है, तो ऐसे में आप क्या करें, ये बड़ा सवाल है। आप अपने यहाँ के ज़िला प्रशासन के आदेशों पर ध्यान दें। अगर आपके यहाँ अखबार आता है तो उसमें अपने ज़िले के पन्ने पर देखें नए आदेश में क्या खुला क्या नहीं। अगर ट्विटर इस्तेमाल करते हैं तो अपने ज़िले के डीएम के ट्विटर हैंडल पर जाएं, नीला टिक हो तो जानकारी पक्की होगी। अगर ऐसा नहीं तो अपने आस पड़ोस में ऐसे किसी शख्स की मदद लें जिसे सरकारी आदेश की जानकारी रहती है, मिसाल के लिए आपका वार्ड पार्षद या सरपंच। लेकिन एक चीज़ से थोड़ा सतर्कता बरतें, सोशल मीडिया पर आने वाले फॉरवर्डेड मैसेजेस। जैसे सरकार ने कहा ही है, अगर ज़रूरी ना हो तो घर से ना निकलें, और बहुत दुरुस्त ना लगे तो फॉरवर्ड भी ना करें। तो ना तो खुद को फॉरवर्ड करना है, ना हर आए गए मैसेज को फॉरवर्ड करना है, तथ्यपरक रहना है। अब वक्त है कोरोना सफ़र से निकली ग्राउंड रिपोर्ट्स का। हमारे साथी सिद्धांत मोहन और अमितेश कवरेज पर निकले, संक्रमण की कथाएं जुटाने के लिए बुंदेलखंड के द्वार झांसी पहुंचे। इस इलाके के मजदूरों के लिए बड़े शहर जाने और आने के लिए बड़ा रेल जंक्शन है। यहाँ से मजदूरों को घर ले जाने वाली बसों की व्यवस्था कैसे काम कर रही है, देखिए। हम लोग इस समय झांसी में खड़े हैं, यूपी का झांसी। यह यात्री शेड है, सामने झांसी का रेलवे स्टेशन है। झांसी का रेलवे स्टेशन है और इधर सामने यात्री शेड है। यात्री शेड में क्या होता है, यात्री शेड में थोड़ी बहुत पूछताछ होती है, थोड़े बहुत लोग रुकते हैं, यात्रा के लिए अपनी ट्रेनों का इंतज़ार करते हैं। आम दिनों में ऐसा होता है। कोरोना के दिनों में क्या होता है, लॉकडाउन के दिनों में क्या होता है, लॉकडाउन के दिनों में ऐसे सफ़ेद घेरे बने होते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए घेरे बनाए जाते हैं। आम दिनों में लोग बैठ के अपने घर जाने का इंतज़ार करते हैं कि घर कैसे जाएं, घर जाने का रास्ता क्या है। नाम बताएंगे अपना? हाँ, श्याम सुंदर नाम है मेरा। श्याम सुंदर जी, बैठ जाइए, आराम से बैठिए। कहाँ के रहने वाले हैं? बर्दर गाँव, जीजू का बर्दर गाँव। अच्छा, कहाँ पड़ता है ये इटौरा रोड पे पड़ता है। बमौरी है, करमेर है, इधर किस शहर के पास है? उरई के पास रहते हैं। अच्छा, कितने लोग हैं आप लोग यात्रा कर रहे हैं साथ में? हम लोग 8-9 आदमी हैं।
8-9 लोग। और कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? गुजरात से आ रहे हैं भाजी। गुजरात से। गुजरात में कहाँ से? कड़ोदरा। बड़ोदरा से। कड़ोदरा कड़ोदरा कड़ोदरा, ये कहाँ पड़ता है? वहीं पड़ता है कड़ोदरा। सूरत के पास। सूरत के पास पड़ता है। अच्छा, सूरत के पास पड़ता है। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि जब सूरत में आप करते क्या थे, पहले ये बताइए। हम मशीन पर रहते थे, किस चीज़ की मशीन? कपड़े वाली मिल में। कपड़े वाली मिल में। अच्छा, कपड़ा मिल में काम करते थे, मशीन चलाते थे वहाँ की। अच्छा, और बेगारी में काम करते थे। बेगारी में काम करते थे मतलब? बेगारी में, हेल्परी में। अच्छा, हेल्पर थे। रुपया वाले आदमी। अच्छा, रोज कितना कमाते थे? 250-300 रुपया। कितने साल से काम कर रहे थे ये? अभी गए हैं, थोड़ा दिन हुआ, ज़्यादा 2-3 साल हुआ। 2-3 साल हुआ कर रहे थे, ठीक है। अच्छा, अब ये बताइए, जैसे अब आप वापस अपने घर उरई जा रहे हैं, हाँ, काहे आए वहाँ से? फैक्ट्री में काम बंद हो गया था? कितने दिन से बंद था काम? 22 मार्च से। 22 मार्च से बंद था। और अभी आज है 28 मई, 2 महीना 6 दिन बाद। तो 2 महीना 6 दिन, 2 महीना तक वहीं रुके हुए थे? नहीं, वहीं रूम में रहे हम। वहीं रहे? कहीं पूरा लॉकडाउन हो गया, कहीं जा नहीं पाए हम। लॉकडाउन हो गया, कहीं निकल नहीं पाए हम लोग। एक सेकंड बाबू, हल्ला मत करो, लड़ाई मत करो। देखो हम लोग बात कर रहे हैं ना, जरा सा लड़ाई नहीं करो। हाँ, 2 महीने तक वहीं फंस गए आप लोग। अभी थोड़ा मौका मिला तो बोले फ्री जा रही है ट्रेन, तो उसी ट्रेन से हम लोग आ रहे हैं। अच्छा, वहाँ तो किराए के घर में रहते थे? हाँ, किराए से। किराया कैसे देते थे? किराया देते थे 1800 रुपये। तो दिए इस 2 महीने का दिए? हाँ, हम लोग मियाँ बीवी रहते थे। अच्छा। बच्चे लोग यहाँ परीक्षा दे के 18 तारीख को, इधर से 14 मार्च को निकले, 18 मार्च को वहाँ पहुँचे। होली के बाद? हाँ, उसके बाद वहाँ 22 मार्च को लॉकडाउन लग गया। अच्छा। तब हम लोग वहाँ फंस गए, तो नहीं निकल पाए। अब उतना पैसा था नहीं। हम बोला जो रूम में है उसको खा पी लो, उसके बाद निकलेंगे। मकान मालिक भी बोला कि तुमको कोई दिक्कत परेशानी हो तो हमसे बोलो, तो राशन पानी थोड़ा बहुत दिया हो, किराया भाड़ा नहीं लिया रूम का। अच्छा, मकान मालिक भाड़ा नहीं लिया, हेल्प मदद भी किया। उसके बाद अभी मौका मिला, ट्रेन भाई लोग बोले कि ट्रेन जा रहा है, निकल जाओ, अभी मौका है, बाद में नहीं निकल पाओगे। तो हम लोग सब लोग निकल आए हैं, आज ही आए हैं 4 बजे। उसके बाद यहाँ आए तो बस पूरा सवारी नहीं था बस का, तो बस से उतार दिया। झांसी में? झांसी में बस क्या बैठे बस में? बैठाया गया बस में? उसमें हम 15-16 आदमी बैठ पाए। बड़ा था गाड़ी, 15। बड़ी बस थी उसमें? बड़ी बस थी उसमें, आप लोग 15-16 लोग बैठ पाए? हाँ, यहीं खड़ी थी बस। यहीं सामने? अच्छा, तो खाली गाड़ी थी। अब आज ही आए हैं ना 4 बजे? आज ही आए हैं हम लोग। तो बोले कि अब भाई अभी इतना आदमी में बस नहीं जाएगा, अभी सवारी और आएगा तो आपको बैठा देंगे। मैं बोला ठीक है भाई जी। हम लोग भी भूखे हुए थे, तो अभी खाना आया तो खाना खाने लगे। हम बोला कि अब रात भर रुक जाओ, इतना पैसा है नहीं कि भाड़ा दे के वहाँ पहुँच जाए। और कितना भाड़ा मांग रहा है? अरे भाड़ा तो बहुत मांग रहा है, 250-300 रुपये मांग रहा था एक आदमी का? एक आदमी का। ये ट्रक वक वाला? ट्रक नहीं, वो मैजिक वाला था। मैजिक, छोटा हाथी जो होता है। हाँ, वो तो हम बोले कि हम नहीं जाएंगे, जब हम उतना दूर से आए हैं तो रात भर में क्या होने वाला है, हम सवेरे ही जाएंगे। हम कोई गाड़ी आएगा सरकारी, तब उसमें जाएंगे हम लोग। सरकारी गाड़ी में पैसा लगेगा आपका? नहीं लगेगा। ट्रेन में लगा पैसा? नहीं लगा है। अच्छा, जांच हुआ आपका कोई? है, हाँ, जाँच हुआ। कैसे जांच किया? तो मशीन से लगाया, 2-3 की तरह से? हाँ, 2-3 जगह लगाया। तो बसों की जो बात हुई, जो लोग बता रहे हैं कि 40 से कम की जो संख्या है उस पर बस नहीं चलेगी, उस पर बस वाले क्या कहते हैं ये जानना है। लोहिया ग्रामीण सेवा झांसी डिपो की बस खड़ी है, उत्तर प्रदेश परिवहन की। कहीं कहाँ जाएगी, कहाँ नहीं जाएगी नहीं पता। क्या बस वालों की सफाई है, बस वाले क्या किस मजबूरी, किस कानून, किस नियम से बंधे हुए हैं, ये भी जानना ज़रूरी है। अब ये बताइए कि आप क्या ऑर्डर है आपको कि कितने लोगों को लेके चलना है बस में? हमें ऑर्डर ऐसा है कि 40 के आसपास 45 सवारियां हो जाएं, उनको लेके जाना है। उससे कम में नहीं चलना है? अब फिलहाल तुझे तो सवारियों के ऊपर है, जैसी सवारियां आ रही हैं उसी हिसाब से लेके जा रहे हैं। क्या 10 सवारी लेके चल जाएंगे आप? हाँ, जाना भी पड़ सकता है, 10 सवारी लेके भी जाना पड़ सकता। आप लोग बता तो रहे हैं कि अभी 40-40 सवारी लोग, 10-10 सवारी थी तो उतार दिया गया बस से गिन के, 20 सवारी थी उतार दिया गया गिन के, बोला गया 40 होगी तभी जाएंगे। नहीं, ऐसा तो फिलहाल अभी तो नहीं हुआ हमारे सामने। हमें 2-3 घंटे हो गया, यहाँ पे गाड़ियाँ भी गई हैं। 2-3 गाड़ियाँ यहाँ कानपुर की तरफ गई हैं, एक गाड़ी अभी राठ की तरफ गई है। तो पर्याप्त उसमें 35-40 सवारी हो गई हो तब गई है। बाकी भी ऐसा हो जाए जब
कि अब सवारी हो ही नहीं रही सवारी है। 35 वाली सवारी हो गई तब गई हैं। तब वो ऐसा भी होता है कि जैसे अब सवारियां नहीं भी हो रही हैं तो उनको लेके तो जाना ही जाना है। कितना देर वेट करते हैं आप लोग सवारी पूरी हो जाए? अब हम तो यहाँ कम से कम 2-3 घंटे हो गए यहाँ पे। अब बता रहे हमारे बाबूजी बैठे हैं वहाँ पे, वो उनकी ड्यूटी इसीलिए है कि गाड़ियाँ भरवाने का काम है उनका। बाबूजी हैं वहाँ विनोद बाबूजी बैठे हैं, वो बेटे बुला दें उनको। आइए चलते उनके पास। तो वो बाबूजी क्या करते हैं कि मतलब काम इन्हीं गाड़ियों को संचालन कराने का काम है उनका। जो सवारियां आएंगी ट्रेन से और जहां उनको जाना है उसमें बैठाल के एंट्री वगैरह सब उनकी लिखा पढ़ी के साथ उनको भेजा जाइए साकुशलता अनुसार। तो वो लिखा पढ़ी और भेजा भाजी पूरा गिनती पूरा देखने का काम बाबूजी का है। बाबूजी का नाम क्या है? विनोद बाबूजी भाई साहब। बाबूजी आपका नाम क्या है? अरे पहन लीजिए, कोई बात नहीं, गर्मी है, गर्मी में कपड़ा उतार के बैठना दिक्कत की बात थोड़े है। घर में आराम से लोग रहते ही होंगे, गर्मी का मौसम है, झांसी है, यहाँ पे टेम्परेचर वैसे ही 47-48 पहुँच जाता है हर साल, है कि नहीं? बहुत गर्मी लगी। बताइए कोई बात नहीं। मेरा नाम विनोद बाबू है। विनोद बाबू है, क्या करते हैं सर विनोद जी? ये सर हम ARM ऑफिस में फ़िलहाल तो बाबू है, लेकिन ड्यूटी यहाँ कर रहे हैं इस समय। ARM ऑफिस में क्लर्कल पोस्ट में क्लर्क हैं और यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं। यहाँ पे सर क्या करते हैं आप? इस समय हम बसों के मैनेजमेंट में ड्यूटी लगी। क्या करना होता है बसों को ये करना होता है, जैसे कोई प्रवासी, मास्क भी लगा लीजिए। हाँ, जो कोई प्रवासी मजदूर जो है प्रवासी ट्रेनों से आते हैं ना, तो उनको रूट के हिसाब से जहाँ की सवारी होती है इकट्ठा करके उनको। एक बस में कितने लोग बैठाए जा रहे हैं सर? अब एक बस में वही 30-35 सवारी के आसपास। इससे कम में नहीं? नहीं, कम भी है तो कम में भेज देते हैं। कहाँ सर नहीं जा रहे हैं लोग, ऐसा मत बताइए। मतलब सवारी सब बोल रहा है कि बस में बैठाई गिनती किया गया, 19 था तो उतार दिया गया, 8-9 सवारी, 8-9 सवारी था तो उतार दिया गया। 8-9 सवारी 22 करके भेजी है अपन ने। 22 सवारी भेजी है हम लोगों ने। सवारी या तो सवारी झूठ बोल रही है या तो हमें गलत जान। सवारी भाई साहब गलत बता रहे हो, बाकी 10-20 सवारी भी जो हो जाती हैं उनको जब भेजना है तो पहली भेजना 22 ही सवारी है, भेजी उन्हीं है की सुबह। सेवा के लिए लगी है आज गाड़ी। सुबह ही 22 सवारी भेजी है। 22 सवारी भेजी हैं आपने। सवारियों से पैसा लिया जा रहा है? ना बिल्कुल कोई निःशुल्क है। ठीक है। आज के ललन टॉप शो में इतना ही। जाते जाते आपको एक लेखक, कवि, अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट और न जाने क्या क्या बन चुके मानव कौल की एक ललन टॉप कविता यानी कि लटक सुनाते हैं। सभी अपने अपने तरीके से रात के साथ सोते हैं। हर आदमी का रात के अंधेरे के साथ अपना संबंध होता है। अगर ये संबंध अच्छा है तो आपको नींद आ जाती है, और अगर ये संबंध खराब है तो आपके जीवन के छोटे छोटे अंधेरे रात के अंधेरे में घुस आते हैं और आपको सोने नहीं देते। यदि आपको इस तरह की कविताएं और कहानियां पसंद हैं तो फौरन से इंस्टाग्राम पर जाइए और हमारी नई पेशकश, नई पहल लटक को लाइक करिए, फॉलो करिए और यहाँ पर आप अपनी कविताएं भी भेज सकते हैं। सारे ब्यौरे आपको हमारे इंस्टाग्राम पेज पर लटक पर मिल जाएंगे। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।